हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग भी हिंदी में 95% जरूर लाओगे 100 में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक बताने वाला हूं हिंदी का। ठीक है, जितने भी आपके निबंध हैं और आप लोगों के जीवन परिचय हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे मैं आप लोगों को हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहां देख सकते हो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये, ठीक है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां आप लोग सबसे तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आपको हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं अभी आगे मैं आप लोगों को सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सारे अभी कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके हिंदी गद्य के जैसे आप लोगों का पूछ लेता है चंद्रगुप्त किसकी रचना है। ठीक है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है। ठीक है, तो यही सब आते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी आप लोगों के गद्य में। ठीक है, और आप लोगों का पूछ लेगा जैसे आप लोगों का त्यागपत्र किस विधा की रचना है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, 5 नंबर का आप लोगों का आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो अभी आप लोगों के आगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न अभी आप लोगों का पक्का हो जाएगा, ये 5 मार्क्स अभी आगे। तो आप लोग फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है, फिर आप लोगों को पढ़ना है हिंदी गद्य यानी कि पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी पद्य में आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको पढ़ना है। तो हिंदी पद्य के भी अभी 5 ही नंबर के आएंगे, 5 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का। ठीक है, और ये भी अभी आप लोगों का आगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, और अभी आप लोगों को पद्य में बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, फिर आप लोग देखो रस छंद अलंकार, बच्चों रस छंद अलंकार, देखो रस छंद अलंकार आप लोगों का आएगा। रस छंद अलंकार, देखो रस और इसको छंद कर लेना। ठीक है, रस छंद अलंकार, देखो रस 1 नंबर का आएगा, छंद भी 1 ही नंबर का और अलंकार भी 1 ही नंबर का, यानी कि 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा रस छंद अलंकार का। ठीक है, 3 मार्क्स के आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहां रस छंद अलंकार का। तो देखो ये 3 मार्क्स आप लोगों को बहुत आसान होता है। रस में आप लोग ये जान जाओ कि रस कैसे पहचाना जाता है, छंद में भी आप जान जाओ और अलंकार में भी आप जान जाओ। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स आप लोग रस छंद अलंकार का पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है और अभी आगे आप लोगों को इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेंशन मत लो, आपका 70 में 70 नंबर इसी वीडियो में फिक्स होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, सब कुछ इस वीडियो में फिक्स होगा। तो रस छंद अलंकार का ऑब्जेक्टिव अभी आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा। तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आप लोगों को पढ़ना है उपसर्ग। उपसर्ग आप लोगों का 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा उपसर्ग में। ठीक है, प्रत्यय भी आपका 1 ही मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, समास भी 1 ही मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, तत्सम एवं तद्भव भी 1 ही मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, शब्द रूप और धातु रूप 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कुल मिला के आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। तो ये सब 1 ही नंबर के हैं और 1-1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा 1-1 नंबर। ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग आएगा जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा आसान होता है। उपसर्ग में क्या होता है, जैसे आप लोगों का आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का अभी है, अभी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो अभी में क्या है, अभी से आप लोग क्या बना सकते हो, अभिमान। ठीक है, और यही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अभी का उपसर्ग है, नीचे आपका अभिमान ऑप्शन दे देगा। अच्छा प्रत्यय, प्रत्यय आपका पीछे जुड़ता है, त्वा है, त्वा तो आपका लघुत्व दे देगा पीछे आपका ऑप्शन में, लघुत्व आप लोग सही कर देना। ऐसे बहुत ज्यादा आसान होता है। समास आपका 2 ही है, एक है द्वंद्व समास, एक है द्विगु समास। तो इसके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भी पढ़ाया जाएगा। शब्द रूप धातु रूप के अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट ही हो गया। अब 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों का 50 नंबर का आएगा लिखने वाले प्रश्न, लिखने वाले प्रश्न। ठीक है, अब उसको आप लोग कैसे करोगे वो 50 नंबर, तो देखो वो आप लोगों का रहेगा। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, देखो 5वां हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश।
देखो गद्यांश आप लोगों का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, वो भी 6 मार्क्स का बच्चों, 6 मार्क्स का, ठीक है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश 6 नंबर का आएगा। अब इस 6 नंबर को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या क्या करोगे, कुछ नहीं, आप लोग ये 2 चैप्टर पढ़ लेना बच्चों, बस यही 2 चैप्टर आप पढ़ लेना ना, इससे बाहर मैं कह रहा हूं 100% इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में से ही गद्यांश आता है। जैसे मित्रता चैप्टर और ममता, मित्रता के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामचंद्र शुक्ल, और इसके ममता के क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया, जयशंकर प्रसाद जी आपकी मित्रता के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता के जयशंकर प्रसाद। तो ये 6 नंबर का आएगा बच्चों, गद्यांश 6 नंबर का आएगा, और इसी दोनों चैप्टर्स में से ही आएगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर पढ़ लो, आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी नंबर। तो आप लोग ये 5वां क्वेश्चन यानी कि हमारा जो है गद्यांश का टॉपिक ही आप लोग जरूर तैयार, गद्यांश के लिए आप लोग यही 2 चैप्टर पढ़ लेना, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो, अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, पद्यांश, ठीक है। पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, देखो पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखोगे, पद्यांश भी आपका 6 ही मार्क्स का आता है, और 6 मार्क्स फिक्स करने के लिए कुछ नहीं है, जो मैं चैप्टर बता देता हूं उस पर फोकस कर लेना। अभी आप लोग जाओ उस चैप्टर को पढ़ लो, फिर आपका ये पद्यांश वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, 6 मार्क्स का आएगा। पद वाला चैप्टर, ठीक है, और धनुष भंग वन पथ पर, भक्ति नीति, स्वदेश प्रेम, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो अगर आप पद्यांश में पढ़ लेते हो तो ये 100% आपका फिक्स हो जाएगा 6 नंबर। पद्यांश का ये 6 चैप्टर सबसे ज्यादा, सॉरी 4 चैप्टर, जो 4 चैप्टर हैं ये सबसे ज्यादा VIMP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कहोगे सर मेरे पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ऐसे ही मैंने इससे पहले जो बच्चे पेपर दिए थे उनको भी बताया था, और वो 95 मार्क्स 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी यही करते हो तो अभी आपके पास समय है, आप भी 95-90% आसानी से ला सकते हो। तो ये 4 चैप्टर आप जाओ पढ़ो, और फटाफट से आप लोग कमेंट करो कि इसमें से कितना चैप्टर आपने पढ़ा है, कितना परसेंट, ठीक है। 4 चैप्टर में से कितना आपको आता है ये जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। फिर आप लोगों का लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, बच्चों लेखक और कवि के जीवन परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो लेखक में आपको कौन सा जीवन परिचय है, कवि में कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है। लेखक का 5 मार्क्स का आएगा, कवि का भी 5 ही मार्क्स का आएगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके आएंगे जीवन परिचय। अब इस 10 मार्क्स को आपको फिक्स करने के लिए बस 5 जीवन परिचय बता रहा हूं, 5 जीवन परिचय अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप लोग कहोगे जीवन परिचय का बादशाह रहोगे, ठीक है। लेखक और कवि, देखो लेखक में आपको पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, ये 2 जीवन परिचय आप पढ़ लेना, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का अगर आप ये 2 जीवन परिचय पढ़ लेते हो तो फिर इससे बाहर जीवन परिचय नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, उसमें से यही 2 में से दोनों आ जाता है, कोई एक तो आएगा ही यार, दोनों आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको कवि में पढ़ना है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। अगर आप ये 3 जीवन परिचय तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा का पढ़ लेते हो तो ये कवि का भी 5 मार्क्स आपका फिक्स ही है, 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कवि में आप ये 3 जीवन परिचय, लेखक में आप ये 2 जीवन परिचय पढ़ लो, फिर इसके बाद आप कहोगे सर मैंने पेपर दिया और सब यहीं से ही आया है 100% क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि अब आपके पास समय नहीं है, अब आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है। तो ये लेखक और कवि का जीवन परिचय आप लोग पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर वीडियो बन चुका है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। 5 का जीवन परिचय बन चुका है, अगर आपको देखना है सर्च कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 22वां लेक्चर, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 22वां लेक्चर, आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेखक और कवि का जीवन परिचय। फिर आपको क्या पढ़ना है, देखो एक श्लोक आप लोगों को लिखना है, ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना हो वो श्लोक लिखना है बच्चों, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लोगों का श्लोक रहेगा पद्यांश में, संस्कृत पद्यांश में, उसका आप लोगों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता है, ठीक है। तो उसको छोड़कर तो मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूं, 2 श्लोक में से कोई एक लिख कर आना, ठीक है। 2 श्लोक मैं आपको बता देता हूं। पहला, बंधनम मरणम उपजयो यप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता, ठीक है। ये आप लोगों का पहला श्लोक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये श्लोक जरूर पढ़ के जाना। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये आप लोगों का 2 ऐसे आप लोगों के श्लोक हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आने का, ठीक है। तो ये दोनों श्लोक याद भी कर लेना और अगर पद्यांश में आए तो सॉल्व भी करके आना, ठीक है।
समझ में आ गया ना। संस्कृत का श्लोक आप लोगों को ये 2 मैंने आपको बता दिया। देखो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा देता हूं, ठीक है। अब अगला देखो यहां हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ये आपका गद्यांश आएगा 5 मार्क्स का, पद्यांश 5 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स। तो अब आप लोगों को कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, देखो पहला वाराणसी चैप्टर, दूसरा वीरा वीरण पूजते, तीसरा है भारतीय संस्कृति। अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ लेते हो, ठीक है, कौन कौन, आपका हिंदी संस्कृत के अगर महत्वपूर्ण गद्यांश सॉल्व करना है तो वाराणसी चैप्टर पढ़ लो, वीरा वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर पढ़ के जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए। और साथ ही आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि निम्न का संस्कृत में उत्तर दो, निम्न का संस्कृत में उत्तर दो। जैसे आप लोगों का आता है वीरः वीरण, यानी कि वीरः केन पूज्यते है, ठीक है, तो इसका आप लोगों को आंसर देना है कि वीरः वीरण पूज्यते है, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग जरूर करके आना, वो आप लोग इसी चैप्टर्स में से ही मिलेंगे, वाराणसी, वीरा वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृति, ठीक है। वो भी 4 ही मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा बच्चों आपको, वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखर का आसित, ठीक है, वाराणसी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, तो उसमें से आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ लिए ना तो वो क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट ही हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश हो गया। आगे देखो आप लोगों से क्या पूछता है, अब आता है बच्चों निबंध, ठीक है। निबंध देखो महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने ही वाले हो, तो ये निबंध मैं आपको 5 बता देता हूं 10th हिंदी का, तो फिर आप लोग इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10th हिंदी का ये 5 निबंध कंप्लीट कर लो। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध आप जरूर तैयार कर लेना, अभी आप लोग फटाफट से तैयार कर लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो 9 मार्क्स फिक्स करने के लिए भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 9 नंबर का निबंध आता है, और 9 नंबर पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। 2-3 पेज में आपको लिख कर आना है, इनके जो मेन हेडिंग है, मेन पॉइंट है उसको पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा पढ़ो, ठीक है। जो आप लोगों का इसका मेन पॉइंट है ना उसी को पढ़ो, ठीक है, मेन पॉइंट को, ठीक है, मेन पॉइंट पढ़ लो बस। आपका पर्यावरण प्रदूषण यानी कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट निबंध है। आतंकवाद कारण तथा निवारण, भ्रष्टाचार एक समस्या और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। ये 5 निबंध आप फटाफट से तैयार कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 16 फरवरी को 100 में 95 लाना है तो, ठीक है। तो ये 5 निबंध आप तैयार कर लो, ठीक है, हिंदी का बता रहा हूं क्लास 10th का। फिर आप लोगों से पूछता है बच्चों खंड काव्य, खंड काव्य बच्चों देखो खंड काव्य के लिए आप लोगों का भाई हर एक जिले में अलग अलग होता है। आपके देखो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस टीचर से, ध्यान से समझो, उस टीचर से आप पूछ लो सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य आता है, कौन सा खंड काव्य आता है, ठीक है। या फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन बैंक हैं, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के खंड काव्य के नीचे, खंड काव्य के नीचे लिखा रहता है किस जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। मैं यहाँ फोटो लगा देता हूँ, देख सकते हो, यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, वहां देख लो कि जैसे ज्योति जवाहर देखो किस किस जिले में आता है। ज्योति जवाहर जैसे हम गोंडा जिले से हैं तो देखो गोंडा जिले में ज्योति जवाहर आता है, ऐसे हर एक खंड काव्य के नीचे लिखा हुआ है, फोटो में देख लो, ठीक है, लिखा है ना नीचे सारे जिले, तो ऐसे खंड काव्य आप कंप्लीट कर लेना, 3 मार्क्स का आपका खंड काव्य भी आएगा। तो हिंदी में आप लोगों को इतनी सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपको हिंदी में 95 लाना है। अब जितने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करो बच्चों। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुक्ल युग की कला अवधि है, शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920, गा है 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी एंड घा है 1938 से 1947। शुक्ल युग की कला अवधि बताना है, शुक्ल युग की, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है फटाफट से आप लोग बताओ, अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा शुक्ल युग की जो कला अवधि, ठीक है। देखो यहां हमारा देखो 19 का एक बार ले जाओगे, 19 वंजा आप लोगों का जो आप लोगों का 19 को एक बार और 19 को 2 बार, ठीक है। 19 आप लोगों का एक बार और 19 दूना 38, तो ये हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो गा है वो सही है कि 1938, ठीक है। हमारा गा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शुक्ल युग की कलावधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है, ठीक है। समझ में आ गया ना पहला ऑब्जेक्टिव।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? ये भूले बिसरे चित्र, और किस विधा पर है बच्चों? तो ये उपन्यास विधा पर है। ठीक है, विधा हमारा उपन्यास है, लेकिन इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा। उपन्यास बताना है, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो उपन्यास जो हमारा है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है, यहां देखो ऑप्शन नंबर का हमारे पास है डॉक्टर नागेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है बाबू गुलाब राय, एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है शुक्ल युग के जो आप लोगों के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या बाबू गुलाब राय जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग का बताना है, तो शुक्ल युग के जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बच्चों बाबू गुलाब राय जी। कौन है? बाबू गुलाब राय। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि जो शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। ठीक है, कौन है? बाबू गुलाब राय। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर का हमारा अमृत राय, खा है गुलाब राय, एंड गा है मुंशी प्रेमचंद, एंड घा है वैद्यनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, और आप लोग कमेंट कर देना कि कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना है। विधा कमेंट कर देना, किस विधा की रचना है। जो कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है। वैसे तो मैं आपको लेखक बता देता हूं कि इसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। का वाला ऑप्शन सही है कि कलम का सिपाही जो है वो आप लोगों का अमृत राय इसके लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है? त्यागपत्र ऑप्शन नंबर का है जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। ठीक है, त्यागपत्र बताना है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो बच्चों जो त्यागपत्र है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया ना? त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दुरु स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। दुरु स्वामिनी नाटक देखो आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका चंद्रगुप्त है, इसके लेखक कौन है? स्कंदगुप्त, इसके लेखक कौन है? झरना, इसके लेखक कौन है? तो सबके लेखक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, गद्य के लिए। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ठीक है, जैसे ये हमारा है जयशंकर प्रसाद जी की, और बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हो। हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही है। अगला देखो, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक बच्चों कौन है? ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, यहां लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है बच्चों? लहरों के राजहंस के लेखक हमारे हैं मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, तौलिये किस विधा की रचना है? तौलिये, ठीक है, तौलिये किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर का है आप लोगों का नाटक विधा, उपन्यास विधा, निबंध और एकांकी या कहानी। तौलिये हमारा किस विधा की है? 4 ऑप्शन है, देख लो। तो तौलिये जो है वो हमारा एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा। तो तौलिये हमारा एकांकी विधा की रचना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखो, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। निम्न में से जो नाटक विधा है उसके लेखक कौन है? ठीक है, नाटक विधा के लेखक बद्रीनारायण प्रेमघन, श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार या कृष्णा सोबती। नाटक विधा के, ठीक है, नाटक विधा के लेखक कौन है?
तो नाटक विधा के जो इन चारों में से लेखक हैं वो हैं बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? का वाला ऑप्शन सही है कि बद्री नारायण प्रेमघन जी जो हैं वो एक नाटक विधा के लेखक हैं। किस विधा के लेखक हैं? नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है बच्चों? तो वो है कंकाल। देखो मैंने बताया था भाई जयशंकर प्रसाद जी की रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कंकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भाई जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जरूर याद कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय जो कि आपके चैप्टर में है, अजंता पाठ लिखा है ना, अजंता वाला चैप्टर, तो बताना है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। ठीक है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो है ठूठा आम। क्या है? ठूठा आम। ठीक है, ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा रचित निबंध है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक है, मैंने बताया है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अरे आपके चैप्टर में है इसलिए। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारे रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का और खा दोनों या देश प्रेम की भावना। ठीक है, आपको यह बताना है कि निम्न में से रीति काल के मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? मुख्य। ठीक है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता या काव्य में कला पक्ष की प्रधानता या विकल्प का और खा दोनों या देश प्रेम की भावना। पता होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें हमारा श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता दोनों सही है, का और खा दोनों, का और खा विकल्प दोनों। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद एंड यहाँ आचार्य देव या भिखारी दास। बताओ रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? सभी को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो लेखक हैं आचार्य केशवदास जी हैं। कौन है? आचार्य केशवदास जी। ठीक है, आचार्य केशवदास जी की रचना है। केशवदास जी की रचना कौन है? रामचंद्रिका, भक्तमाल या आप लोगों का सुदामा चरित या फिर प्रेम वाटिका। रामचंद्रिका। कौन सा है? रामचंद्रिका। ठीक है, केशवदास जी की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। ठीक है, अगला देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम। ठीक है, मतीराम। अगला देखो, रीति ग्रंथ के कितने रूप हैं या रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 3 रूप, 4 रूप, 2 रूप, 5 रूप। रीति ग्रंथ के बताना है। रीति ग्रंथ के बच्चों कुल 2 रूप हैं। कितने? 2 रूप हैं। ठीक है, गा वाला सही है, 2 रूप हैं। अगला देखो स्टूडेंट, अगला है हमारा, ये आ जाओ, लिखा हुआ है आंगन के पार, यानी कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी या गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर राम नरेश त्रिपाठी। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं तो सचिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी। ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी, खा वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 ईस्वी में। तीसरा सप्तक बताना है तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। ठीक है, हमारा खा वाला ऑप्शन सही है कि तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला आ जाओ, 21 नंबर, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें मनहु, जनहु, मनौ, जनो ये सब आ जाए तो ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द होते हैं। अगला देखो, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द का बनेगा। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाना है। सहकर्मी, सुमति, असुविधा या कुसंगति। तो सह लगाना है तो सह से सहकर्मी होगा ना। उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ना। कहाँ? आगे जुड़ना। तो आगे जुड़ना यानी कि हमारा उपसर्ग होगा सहकर्मी। ठीक है,
अगला 23 नंबर, तालाब शब्द का तत्सम रूप है। तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या है? समुद्र है, झील है, तड़ाग है या महासागर? तो तालाब शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो होगा तड़ाग। क्या होगा? तड़ाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इत्यादि संधि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, इत धन आदि या इत धन आदि या इत धन यादि या इत धन यादि। ठीक है, तो बताना इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत धन आदि होगा। क्या होगा? इत धन आदि। ठीक है, का वाला सही है, हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? बिल्कुल आप इसको रट लो, याद कर लो, नोट कर लो। ठीक है, आप लोग अगर एक बार में ना समझ में आए वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यद धन अपि में संधि है। यद धन अपि में कौन सा संधि है? तो यद्यपि है। का वाला सही है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो यहां, शोक बिकल रोवत सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल 12 वियाने। उपयुक्त में कौन सा रस है? देखो, विलाप करने का मतलब होता है रोना, यहाँ सोधैल का रोही, और विलाप करने का मतलब होता है रोना, और रोने का मतलब होगा शोक, और शोक का मतलब होता है कि मतलब अपने मन चाही चीज का नष्ट होना, तो रोना। तो शांत रस नहीं होगा, यहाँ शांति नहीं है, अद्भुत नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है, हास्य मतलब हंसना नहीं है, यहाँ करुण रस मतलब शोक यानी कि विलाप हो रहा है, तो हमारा करुण रस सही है। घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करुण रस। ठीक है, समझ में आ गया। 27 नंबर, शताब्दी का संधि समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह बच्चों, तो शताब्दी का समास विग्रह होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह मिलकर एक शताब्दी होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पठंतु शब्द रूप है पठ का। पठंतु जो है वो शब्द रूप है पठ का, तो ये कौन सा है? ये है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, का वाला ऑप्शन सही है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो ये 28 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, और भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, और बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। तो ये हमारा हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो। ठीक है, इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ाए गए हैं, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। अब देखो आप कितना पढ़े हो, 70 में से कितना आप जानते हो, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट ही हो गया। इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करना, अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो सर और ऐसे ही वीडियो लाइए। ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।